चलिए, नमस्कार दोस्तों, पार्थ जीएस क्लासेस में आपसे फिर से स्वागत है आपका, है ना। कल हम लोग बात कर रहे हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन का। भारत में किस तरह से यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। हमने बात कर लिया था पुर्तगाल का, उसके बाद पुर्तगाल के बाद बात किया था डच का, डच के बाद बात कर लिया था अंग्रेज का। अब दो पुर्तगाली कंपनी और आया, है ना, पुर्तगाल यूरोपियन कंपनी और आया। एक आया डेनिश, दूसरा आया फ्रांसीसी, है ना। एक बच्चा ने कमेंट में एक मैसेज किया था, है ना, कि सर पहले डच आए थे 1596 ईस्वी में, है ना, और बाद में आया है अंग्रेज आया है 1599 ईस्वी में। तो पहले अंग्रेज कैसे कंपनी एस्टेब्लिश कर सकता है, डच एस्टेब्लिश करना चाहिए ना। एक बच्चा का शायद मैसेज कमेंट आया हुआ था, है ना। तो अब बता देता हूँ, कंपनी का मतलब कभी भी बिल्डिंग नहीं होता। कंपनी का मतलब होता है कागज पर बनाना। कागज पर बनाकर आप जेब में भी रख सकते हो उस कंपनी को, है ना। तो कंपनी कभी भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। कंपनी का मतलब ये कभी नहीं कहा जाता है कि मकान होना चाहिए, उसके लिए बिल्डिंग होना चाहिए। कंपनी बनता है सिर्फ कागजों पर, है ना। और इसलिए डच ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना अंग्रेज से बाद में हुआ था। पहले अंग्रेज ने अपना इस कंपनी की स्थापना कर दिया था, बाद में डच किया था, है ना। तो आई थिंक उस बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब डेनिश की बात करते हैं। डेनमार्क, है ना, सबसे पहले भारत में आया था 1616 ईस्वी में। डेनिश आया था, भारत में आया था। और जब डेनिश भारत में आया था तो इसने इसी वर्ष 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया। तो लिख लीजिएगा, 1616 ईस्वी में डेनिश भारत आए और इसी वर्ष इसने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। हालांकि डेनिश का ज़्यादा व्यापार विस्तृत नहीं था, है ना। सिर्फ दो ही जगह इसका व्यापार विस्तृत था। एक था त्रेंकोबार, तमिलनाडु वाला क्षेत्र में विस्तृत था, और एक था बंगाल का सेरामपुर। बस दो ही जगह पर इसका व्यापार, मुख्य व्यापार इसका दो ही जगह पर हो रहा था। एक त्रेंकोबार में हो रहा था, पहला फैक्ट्री लगाया था त्रेंकोबार में, और दूसरा फैक्ट्री लगाया था सेरामपुर, बंगाल के सेरामपुर में फैक्ट्री लगा लिया था, है ना। तो आपसे पूछेगा कि डेनिश कहाँ पर पहला फैक्ट्री लगाया था, तो याद रखिएगा पहला फैक्ट्री लगाया था ये त्रेंकोबार। लिख लीजिएगा, डेनिश 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में त्रेंकोबार, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, त्रेंकोबार में अपना प्रथम फैक्ट्री लगाया। और दूसरा फैक्ट्री लगाया, लिख लीजिएगा, है ना, 1620 ईस्वी में त्रेंकोबार में अपना फैक्ट्री लगाया था। जबकि 1676 ईस्वी में इसने दूसरी फैक्ट्री लगाया था बंगाल के सेरामपुर में। 1676 ईस्वी बंगाल के सेरामपुर में इसने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाया। तो याद रखिएगा बच्चा, इसका विस्तार ज़्यादा विस्तार तो नहीं था, है ना। इसका ज़्यादा व्यापार का विस्तृत नहीं था, बस दो ही जगह पर था। एक त्रेंकोबार में था, है ना, और एक बंगाल के सेरामपुर में था। क्योंकि ये अंग्रेजों को भली बात ही समझ चुका था, है ना, कि अंग्रेज सभी को व्यापार करने तो नहीं देगा। इसलिए अपना सारा व्यापार बेचकर 1745 ईस्वी में डेनमार्क वापस लौट गए, है ना। हालांकि डेनिश से कोई खास क्वेश्चन तो आता नहीं एग्जाम में, बशर्ते सिर्फ सीरियल नंबर पूछेगा कि पहला पुर्तगाल आया, दूसरा डच आया, तीसरा अंग्रेज आया, चौथा डेनिश आया, और पांचवा और सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रांसीसी की। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, आप लोग को भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं,
है ना। उसका जवाब हम सबसे पहले आकर उसी का जवाब देंगे कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो आप आकर मैसेज में कमेंट में डाल सकते हैं कि सर ये वाला पॉइंट में हमको दिक्कत हुआ था। चलिए अब बात करते हैं फ्रांसीसी की। फ्रांसीसी, है ना। अब बात करते हैं फ्रांसीसी, जिसको बोला जाता है फ्रेंच। फ्रांस से आया था, 1664 ईस्वी में आया था ये व्यक्ति, है ना। फ्रांसीसी जो आने वाला था 1664 ईस्वी में आया था और 1773 ईस्वी में ये वापस चला गया। चलिए क्या क्या बातें हुआ था 1763 ईस्वी में, सॉरी, क्योंकि अंतिम कर्नाटका युद्ध होगा 63 में होगा, है ना। याद रखना, फ्रांस से आने वाला प्रथम व्यक्ति था 1664 ईस्वी में, जिसका नाम था कॉलवर्ट, है ना। और कॉलवर्ट आया था, ये उस समय फ्रांस का राजकुमार था, लुई 14वां, लुई 14 का ये मंत्री हुआ करता था। और इसी के तरफ से कॉलवर्ट आया था, भारत आया था। और 1664 ईस्वी में ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, जिसको बोला गया था हेडेंसे दी इंडिया ओरिएंटल। लिख लीजिएगा फटाफट, 1664 ईस्वी फ्रांस से आने वाला प्रथम व्यक्ति कॉलवर्ट, जो लुई 14 का मंत्री था, लुई 14 का मंत्री था। और 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। याद रखिएगा, 1664 ईस्वी में ही फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दिया गया था, जिसे कंपनी दे हिडेंसे ओरिएंटल कहा गया, जिसे कंपनी दी हिडेंसे ओरिएंटल कहा गया। तो याद रखना, फ्रांसीसी वर्ड है कंपनी दे हिडेंसे ओरिएंटल। इसका वास्तविक नाम था फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम था कंपनी दे हिडेंसे ओरिएंटल। चलिए आगे बात करते हैं। 1668 ईस्वी में इसने फ्रांस ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री लगाया था सूरत में। तो लिख लीजिएगा, 1668 ईस्वी फ्रांस ने प्रथम फैक्ट्री लगाया, प्रथम फैक्ट्री लगाया सूरत में। याद रखना, सूरत में। एक फ्रांसीसी व्यक्ति था, एक फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसका नाम था मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर ने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया था। और इसी शेर खान लोदी से इसने पांडिचेरी या पुदुचेरी गांव को जीता था। तो याद रखना, 1672 ईस्वी, याद रखना 1672 ईस्वी फ्रांसीसी गवर्नर मार्टिन लूथर ने शेर खान लोदी पर आक्रमण किया और इसी से पुदुचेरी या पांडिचेरी गांव को जीता। और याद रखना, पुदुचेरी गांव फ्रांस का जो मुख्यालय बनाया गया, सबसे पहले पुदुचेरी में ही बनाया गया। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि फ्रांस का मुख्यालय कहाँ है, तो फ्रांस का मुख्यालय है पांडिचेरी। याद रखिएगा, यही है मुख्यालय। फ्रांस का जो मुख्यालय हुआ करता था, ये हुआ करता था पुदुचेरी में। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, है ना। फ्रांस से आने वाला प्रथम व्यक्ति कॉलवर्ट था, जो लुई 14वां का ही मंत्री हुआ करता था। चलिए अब सबसे ज़्यादा दावेदारी बात करते हैं
कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में संघर्ष हुआ था, कितने, जिसको कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना गया। तो 3 कर्नाटका युद्ध हुआ था, याद रखना। प्रथम कर्नाटका युद्ध में क्या हुआ था, कौन से संधि हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिर प्रतिद्वंदी बताया जा रहा था अंग्रेज को, कि भारत में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा, है ना। और चिर प्रतिद्वंदी हो रहा था फ्रांस, एक तरफ फ्रांस शक्तिशाली था तो दूसरी तरफ अंग्रेज भी शक्तिशाली था, है ना। इसी कारण से 3 अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध हुआ था। अगर हम प्रथम कर्नाटका युद्ध के बारे में बात करें तो प्रथम कर्नाटका युद्ध में फ्रांस विजयी हुआ था, और विजयी हुआ था तो प्रथम कर्नाटका युद्ध में एक संधि हुआ था जिसका संधि के नाम था एक्सला सापल की संधि, है ना। ये ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकारी के वजह से हुआ था, है ना। और ऑस्ट्रेलिया, इसमें एक संधि हो गया था एक्सला सापल की संधि, है ना। इसमें फ्रांस विजयी हुआ था। अब नकारा गुजरा किसको, अंग्रेज को। यानी कि अब जाहिर से बात है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज हारे तो हारे कैसे, है ना। तो द्वितीय कर्नाटका युद्ध हुआ, और द्वितीय कर्नाटका युद्ध में कोई नतीजा नहीं निकला था, ना फ्रांसीसी जीता था और ना ही अंग्रेज जीता था। लेकिन इसमें एक संधि हुआ था, संधि का नाम है पांडिचेरी का संधि, 1755 ईस्वी में हुआ था पांडिचेरी का संधि। तृतीय कर्नाटका युद्ध में होते होते एक बंडीवास का युद्ध हो गया था 1760 ईस्वी में। और 1760 ईस्वी में जब बंडीवास का युद्ध हुआ था तो पूरी तरह से शक्ति को समाप्त कर दिया था अंग्रेज ने, और सब शक्ति को समाप्त कर दिया था तो यहाँ से भागना पड़ा था फ्रांस को, है ना। और पूरी तरह से वर्चस्व आया तो 5, है ना, पुर्तगाली आया, डच आया, अंग्रेज आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली प्राप्त किया था, शक्तिशाली हुआ था, वो हुआ था अंग्रेज। चलिए आगे बात करते हैं, इस सबको लिख लीजिएगा। हेडिंग डालिएगा, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, जो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। हेडिंग डालिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। हेडिंग डालिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है 1746 से लेकर 48 तक, 1746 से लेकर 1748 तक, है ना। इस युद्ध में, है ना, विजय कौन हुआ? इस युद्ध में विजय हुआ फ्रांस, है ना। विजय हुआ फ्रांस, हार किसको मिली? हार मिला था अंग्रेज को, है ना। और 1748 ईस्वी में एक संधि हुआ, संधि का नाम था एक्सला सापल की संधि। और युद्ध किसके कारण हुआ था? अगर कारण की बात की पूछा जाए आपसे तो कारण हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण एक युद्ध हुआ था, और प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था। इसमें आपसे संधि पूछा जाएगा कि संधि का नाम बताइए, तो संधि का नाम है एक्सला सापल की संधि, है ना। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के कारण हुआ था। विजयी कौन हुआ था? फ्रांस हुआ था विजयी, है ना। अंग्रेज हार जाए ये बात गवारा नहीं गुजरेगा अंग्रेजों को, है ना, क्योंकि अपना वर्चस्व को बनाने के लिए आया था अंग्रेज, है ना। इस कारण से द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। पहले इसको नोट कीजिएगा, तब बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, हेडिंग डालिएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, है ना। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक, 1749 से लेकर 1754 तक। हालांकि इस युद्ध का कोई रिजल्ट नहीं निकला था, ना फ्रांस जीता था और ना ही अंग्रेज जीता था,
लेकिन इसके बीच में एक संधि हुआ था। संधि का नाम था पांडिचेरी की संधि। हुआ क्यों था, कारण क्या था? कर्नाटक और हैदराबाद के आंतरिक कलह के कारण, है ना, राजवारों का आंतरिक कलह था, हस्तक्षेप करना था, है ना, तो राजवारों का आंतरिक कलह के कारण एक युद्ध हुआ था। तो ये अगर कारण पूछा जाएगा तो लिख लीजिएगा, कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक कलह के कारण युद्ध हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक कलह के कारण युद्ध हुआ था, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि एक संधि हुआ था, याद रखना, 1754 ईस्वी में, हालांकि 55 में हुआ था संधि। ये हुआ था पांडिचेरी की संधि हुआ था, पांडिचेरी की संधि हुआ था। चलिए नोट कर लीजिए। और बात करते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध की। तो जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की, है ना। चलिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये अंतिम युद्ध था। बात करते हैं हम तृतीय कर्नाटक युद्ध की, जो चला है 1756 से लेकर 1763 के बीच में। 1756 से लेकर 1763 के बीच में। इस युद्ध में पूरी तरह से अंग्रेज फ्रांसीसी पर भारी पड़ा था और पूरी तरह से अंग्रेज ने फ्रांसीसी को पराजित कर दिया था। हालांकि, है ना, 1760 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बांडीवास का युद्ध, और 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने पूरी तरह से फ्रांस को तो वैसे पराजित कर दिया था, है ना। तो इसी बीच में एक युद्ध हुआ था 1760 में, बांडीवास का युद्ध, इसी बीच में हुआ था। एक याद रखना, एक तरफ था अंग्रेज और दूसरी तरफ था फ्रांस। अंग्रेज ने फ्रांस को पूरी तरह से पराजित कर दिया था, है ना। और जब अंग्रेज ने पूरी तरह से पराजित कर दिया था और पता चल गया था, भारत में फ्रांसीसी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब एकलौता शक्ति भारत में शासन करेगा जिसका नाम था अंग्रेज, है ना। तो अंग्रेज, और याद रखना इसमें एक संधि हुआ था, है ना। संधि का नाम है 1763 ईस्वी में एक संधि हुआ था, पेरिस का संधि। भारत में दावेदारी पेश करने के लिए तो पांच देश आया था, है ना। यूरोप से 5 देश दावेदारी पेश करने के लिए आया था, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली दावेदारी पेश किया था वो अंग्रेज था, है ना। पहले हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं, यही था आपका यूरोपियन कंट्री, है ना। अगर हम फिर से बात कर लेते हैं तो पहले आया था पुर्तगाल, दूसरा में आया डच, तीसरा में आया अंग्रेज, चौथा में आया डेनिश, और 5 सबसे अंतिम में कौन आया? तो फ्रांस आया, है ना। अंतिम में फ्रांस आया। पहले आया था पुर्तगाल, लेकिन इन सब में शक्तिशाली कौन निकला? तो इन सब में शक्तिशाली निकला था अंग्रेज। और अंग्रेज जब शक्तिशाली निकला था, अब अंग्रेज का ही शासन चलेगा, है ना। अंग्रेज का ही शासन चलेगा, ध्यान देना। अंग्रेज का ही शासन चलेगा अब यहां से। अच्छा, एक सेकंड आ रहा है। चलिए, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। पॉज करने को चलिए, है ना। अब बात करते हैं बंगाल के। चलिए, हम लोग ने बात कर लिया, है ना। अब आगे बात करते हैं बंगाल के बारे में। अब अंग्रेज अपना वर्चस्व को बनाएगा, और वर्चस्व को कैसे कैसे धीरे धीरे बनाएगा, है ना। तो आप हेडिंग डालिएगा बंगाल। आप लोगों ने समझ लिया होगा, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस, यही था। यूरोपियन का आगमन हो गया। चलिए, बंगाल, हेडिंग डाल दीजिए बंगाल, है ना। और वो वाला मार्क कर देना,
चलिए हेडिंग डालिए। और बंगाल का प्रथम नवाब बनाया गया था मुर्शिद कुली खान को। याद रखना, बंगाल का जो प्रथम नवाब बना दिया गया था मुर्शिद कुली खान को। हालांकि बात करते हैं मुर्शिद कुली खान की, याद रखना बंगाल का संस्थापक बोलो यार, प्रथम नवाब बोलो, प्रथम नवाब मुर्शिद कुली खान। यह बना 1713 ईस्वी में। अब समझिएगा थोड़ा सा मुर्शिद कुली खान के बारे में समझ लीजिएगा। जब तक औरंगजेब जिंदा था 1700 ईस्वी में, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में, औरंगजेब 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदारी नियुक्त कर दिया था, बंगाल का सूबेदारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन जैसे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ तो सभी राज्य धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करवाना शुरू कर दिया मुगलों से, है ना, और स्वतंत्र करवाया था। और 1713 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खान। अब जब ये बंगाल का नवाब था उस समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, और ढाका से मुर्शिद कुली खान ने, याद रखना, ढाका से मुर्शिद कुली खान ने अब बंगाल की राजधानी को लेकर आया मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, है ना, यानी कि बंगाल की राजधानी पहले था ढाका, ढाका से कहाँ शिफ्ट कर दिया, मुर्शिदाबाद में शिफ्ट कर दिया। तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान बंगाल का प्रथम नवाब था, है ना, और यही मुर्शिद कुली खान अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया था, बंगाल, बंगाल का राजधानी हुआ करता था ढाका, ढाका से कहाँ शिफ्ट कर दिया, मुर्शिदाबाद, है ना। हालांकि मुर्शिदाबाद से भी एक मीर कासिम आएगा, है ना, और मीर कासिम भी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से शिफ्ट कर देगा मुंगेर, है ना, तो इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए अभी मुर्शिद कुली खान के बारे में पूछा जाता है ये कब से कब तक रहा था, तो 1727 तक रहा था। अब बात करते हैं इसका अगला नवाब कौन बना, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो मुर्शिद कुली खान का एक बेटा था जिसका नाम था सुजाउद्दीन, और सुजाउद्दीन इस बंगाल का अगला नवाब बना। और इसी सुजाउद्दीन ने बिहार पर आक्रमण किया था और बिहार को अपने अधिकार में ले लिया था। तो सेकंड नवाब, अगर बंगाल का सेकंड नवाब की बात किया जाए तो बंगाल का सेकंड नवाब था सुजाउद्दीन, याद रखिएगा, सुजाउद्दीन दूसरा नवाब, या इसका उत्तराधिकारी, या इसका पुत्र कौन हुआ बेटा, सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन जैसी बंगाल का नवाब बना तो इसने बिहार पर आक्रमण कर लिया और बिहार बंगाल के अधिकार में चल गया था। और बिहार का सूबेदारी ही किसको नियुक्त कर दिया था, बिहार का सूबेदारी नियुक्त कर दिया था अलीवर्दी खान को। तो इसने बिहार पर आक्रमण किया था, याद रखना, बिहार पर आक्रमण करके अपने अधिकार में लिया, और वहाँ का सूबेदारी नियुक्त किया अलीवर्दी खान को, वहाँ का सूबेदारी नियुक्त किया अलीवर्दी खान। अब सुजाउद्दीन का बाद इसका अगला उत्तराधिकारी बना था, है ना, पहले इसको नोट कर दीजिएगा, अगला उत्तराधिकारी बना था सरफराज खान, है ना, तो इसको पहले नोट कीजिएगा। इसके बाद अगला उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे, लिखिएगा। अगला उत्तराधिकारी, बंगाल का अगला उत्तराधिकारी बना सरफराज खान, और जैसे सरफराज खान उत्तराधिकारी बना बंगाल का, तो आया अलीवर्दी खान ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ये शासन करना चाहता था अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान ने शासन किया, और इन दोनों के बीच में 1740 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया। युद्ध का नाम है घेरिया का युद्ध, जो कि लड़ा गया सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में। और इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में अलीवर्दी खान ने सरफराज खान को पराजित कर दिया था, और बंगाल का अगला नवाब बना अलीवर्दी खान। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, बंगाल का प्रथम नवाब बना मुर्शिद कुली खान, इसका उत्तराधिकारी और इसी का बेटा हुआ सुजाउद्दीन,
और इसी सुजाउद्दीन ने अधिकार कर लिया था बिहार पर, और बिहार का सूबेदारी किसको नियुक्त कर दिया था? अलीवर्दी खान को। और सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी बना कौन? सरफराज खान, है ना। और जैसे ये बंगाल का नवाब बना तो अटैक कर दिया कौन? अलीवर्दी खान। और 1740 ईस्वी में क्या लड़ा गया? घेरिया का युद्ध। अब बंगाल का अगला नवाब बन गया अलीवर्दी खान। और इसी अलीवर्दी खान, है ना, इसी अलीवर्दी खान ने अंग्रेज को सबसे पहले पहचाना था, और अंग्रेज को कहा था अंग्रेज मधुमक्खी के समान है ना। आपसे पूछा जाएगा कि किसका कथन कहा गया है कि अंग्रेज मधुमक्खी के समान है, तो अलीवर्दी खान के द्वारा कहा गया कि अंग्रेज किसके समान है? मधुमक्खी के समान है ना। और अगर अंग्रेज को पालोगे तो ये तुमको शहद देगा, है ना, लेकिन इसको अगर छेड़ दिया तो डंक मार मार कर तुम्हारी क्या कर देगा? हत्या कर देगा। यही, हालांकि अलीवर्दी खान का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसका कोई बेटा नहीं था, क्योंकि जब अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था तो इसने नियुक्त किया था, याद रखना, अलीवर्दी खान जो बंगाल का नवाब बना 1740 के बाद, है ना, तो इसने एक सेनापति नियुक्त किया। इसका एक सेनापति का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर, हालांकि मीर जाफर सपना देख चुका था, याद, पहले लिख लीजिएगा। अलीवर्दी खान ने कहा था अंग्रेज को मधुमक्खी के समान, अंग्रेज को कहा था मधुमक्खी के समान है। अब हालांकि अलीवर्दी खान का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं हुआ था, कोई भी बेटा नहीं था अलीवर्दी खान का, सिर्फ बेटी थी, और इसका नाती का नाम था सुजाउद्दौला, है ना। और जबकि अगला उत्तराधिकारी का पूरा सपना देख चुका था कौन? मीर जाफर। इसको रात में ही सपना आने लग गया था कि हम नवाब बनेंगे अगला, क्योंकि अलीवर्दी खान का कोई उत्तराधिकारी था नहीं, है ना। इसलिए इसने अपने नाती को बुलाया, और नाती को अगला, इसके मरने के बाद इसका नाती बना था अगला उत्तराधिकारी, बंगाल का अगला नवाब बना था, जिसका नाम था सुजाउद्दौला। और यह बना है 1756 से लेकर 1757 ईस्वी तक, 1 साल के लिए नवाब बना। तो लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, सॉरी सुजाउद्दौला हम बोल रहे, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और ये बना है 1756 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी।